हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, द्विवेदी फिजिक्स में आपका पुनः एक बार स्वागत है। बेहद ही खास चैप्टर धारा विद्युत और उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आज रख रहा हूं। ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है बच्चों कि कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं होती जिसमें ये ना पूछा जाए, और खास तौर से इसका महत्व तब और अधिक बढ़ जाता है जब हम कंपटीशन व्यू से इसको देखते हैं। मतलब परीक्षा की दृष्टि से तो ये आपको, अगर हम एनुअल एग्जाम की बात करें, सीबीएसई पैटर्न हो चाहे स्टेट बोर्ड की बात हो, तब तो ये आपका 4 नंबर लेने के लिहाज से एक बहुत ही सरल प्रश्न के रूप में जाना जाता है। लेकिन इसकी जो गहराई है वो ये है कि कैसे किसी सर्किट में करंट फ्लो होती है, कैसे उसका रेजिस्टेंस अपन बैलेंस करते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के रूप में भी कॉम्पिटिशनल व्यू से आपको महत्व प्रदान करता है। आइए इसका जो सामान्य स्वरूप है परीक्षा में कैसे पूछा जाता है, तो इस पर अपन बात करते हैं। वो होता है व्हीट स्टोन सेतु सिद्धांत क्या है, गणितीय विवेचना कीजिए। मतलब एक्सप्लेन अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। अगर हम इसके उत्तर का प्रारंभ करें तो सबसे पहले इसका हमें चित्र देखना चाहिए। चित्र को अगर समझ लेते हैं तो इसका स्टेटमेंट बड़ा इजी होता है। इसलिए मैं स्टेट करने के पहले इस थ्योरी को, इस प्रिंसिपल को आपको इसका फिगर क्लियर करना चाहता हूं। बच्चों, व्हीट स्टोन एक वैज्ञानिक फिजिसिस्ट थे और इन्होंने जो एक सिद्धांत दिया कि परिपथ में विभिन्न बिंदुओं से धारा का प्रवाह कैसे होता है, परिपथ जो है एक निश्चित बंध जाल कैसे बनाता है, उस बंध जाल में विद्युत धाराओं का प्रतिरोधों से क्या संबंध है, उनमें जो सेल कनेक्टेड होते हैं उनका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे इनसे रिलेट होता है, ये तमाम चीजें इन्होंने बताया। तो पहले आइए इसको चित्र में देखते हैं। इन्होंने क्या किया कि एक चतुर्भुज लिया और उस चतुर्भुज की चारों भुजाओं में प्रतिरोधों को संयोजित कर दिया। और अब क्या किया इन्होंने बच्चों कि इस चतुर्भुज की 2 भुजाओं को एक ओर और 2 भुजाओं को एक ओर रखकर और इन्होंने एक गैल्वेनोमीटर लगाया एक कुंजी की सहायता से, और ये देखा कि कैसे हम जो 2 संलग्न भुजाओं में जो प्रतिरोध लगे हुए हैं, जो अन्य संलग्न भुजाएं हैं, उन प्रतिरोधों को कैसे बैलेंस करती हैं। बैलेंस का मतलब ये है कि एक तरफ की जो 2 आसन्न भुजाएं हैं उनमें लगे प्रतिरोध दूसरी तरफ की आसन्न भुजाओं के प्रतिरोधों को अगर बैलेंस कर लें तो किसी भी तरफ करंट फ्लो नहीं होती है। मतलब उस समय जो आपने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है उसमें जो डिफ्लेक्शन है वो 0 होता है, और ये जो प्रदर्शित करता है कि गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं बहती, यानी शून्य विक्षेप की स्थिति कहलाता है। और इस कारण से ये जो भुजा है उसको विकर्ण कह लीजिए, तो उसको हम क्या कहते हैं कि सेतुकारी जो भुजा है या संतुलनकारी भुजा है, इस टाइप से। आइए मैं चित्र की ओर आपका ध्यान ले चलता हूं। जो मैं ये बात आपको हवाई में कह रहा था कि एक चतुर्भुज इन्होंने लिया, ऐसे ये भुजाएं, ऐसे प्रतिरोध, ऐसे धारा, ऐसे गैल्वेनोमीटर, ऐसे 0 डिफ्लेक्शन। आइए चित्र में मैं आपको इसको क्लियर करता हूं। व्हीट स्टोन ने किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह और प्रतिरोधों के बीच संतुलन को दर्शाने के लिए एक चतुर्भुज की कल्पना की, और इस चतुर्भुज को हमने यहां प्रदर्शित किया है ABCD। आप देख सकते हैं कि ये चतुर्भुज ABCD जो है, इसमें AB, BC और CD ये 4 भुजाएं हैं। जब हम चतुर्भुज की बात करते हैं तो चूंकि हम 12वीं में आए हैं तो इतनी गणित तो हमको अपेक्षित होती ही है कि हम चतुर्भुज में जानते हैं कि ये 4 भुजाएं और 2 विकर्ण। विकर्णों की बात भी हम यहाँ जरूर ही कर लेते हैं बच्चों। विकर्ण में आप देखिए, एक ये विकर्ण आपका सीधे चतुर्भुज के अंदर रहता है जिसको हम BD कहते हैं, और यही विकर्ण महत्वपूर्ण है। अभी मैं आपको एक प्रश्न के बारे में बताऊंगा कि इस
सिद्धांत को सेतु सिद्धांत क्यों कहते हैं भाई, तब इस विकर्ण का जो महत्व है, जलवा है, वो आपको दिखेगा। अभी तो आपको ये बता रहा हूं कि ये परिचय है इसका श्रीमान का। ये जो विकर्ण है बीडी, इसमें एक ये गैल्वेनोमीटर बी से होकर के और डी के बीच में लगा हुआ है एक कुंजी, हमने प्लग लगाया हुआ है ताकि जब हम चाहें तो ये करंट गैल्वेनोमीटर का फ्लोइंग करंट जो है, इसका डिफ्लेक्शन जो है मेजर कर सके और जब चाहे तो इसको स्विच ऑफ कर दें। राइट, एक विकर्ण ये होता है बीडी। और दूसरा विकर्ण जो बेसिक डायगोनल कहलाता है, बेसिक का मतलब क्यों है अभी बताता हूं। ये ए और सी के बीच अगर लाइन खींच दें तो वो भी क्या कहलाएगा, इसका एक विकर्ण कहलाएगा। और इस एसी को हमने बाहर से खींचा है क्योंकि यहां जो है आप समझ सकते हैं, यहीं से खींचते तो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता ये। तो ए और सी के बीच हम क्या करते हैं कि बाह्य परिपथ लगाते हैं, मतलब एक सेल जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप कह लीजिए कि ई है और उसको हम लगाते हैं। तो ये ए की ओर ये प्लस टर्मिनल है और सी की ओर ये माइनस टर्मिनल है। एक कुंजी से होते हुए इसको हमने इस समांतर चतुर्भुज में जो हमारे दंड फंद वगैरह वगैरह सब लोग जुड़े हुए हैं, विभिन्न जो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, इनमें हम करंट फ्लो करते हैं। यानी यही बेसिक डायगोनल है, बेसिक सर्किट है जो इस एबीसीडी को करंट फ्लो की व्याख्या करने में मददगार होता है। अब इनमें जो एबीसीडी भुजाएं हैं, कैसे करंट फ्लो होती है जब हम इस कुंजी K1 को ऑन करते हैं, वो थोड़ा सा यहां हम चर्चा कर लेते हैं और तभी हम स्टेट करेंगे, स्टेटमेंट देंगे इस व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत का। इसमें देखिए ये एक पॉइंट है जहां पर ये आपका प्लस टर्मिनल जो है जुड़ा हुआ है। यहां से अगर बात करें तो ऐसे ही एरो है करंट की और ए से बी से होते हुए बी से अब ये जब सी जुड़ जाता है तो यहाँ पर आपका माइनस टर्मिनल जुड़ा है। यानी ए बी और सी को अपन अगर दो भुजाओं में बांटे तो ए और बी के बीच ए बी जो भुजा है उसमें एक प्रतिरोध आपने पी लगा दिया है और बी से सी के बीच में दूसरा प्रतिरोध आपने क्यू लगा दिया है। तो इस तरह से ये अगर हम बी को जो एक विकर्ण बीडी का एक महत्वपूर्ण बिंदु है तो बी पर दो प्रतिरोध आपको दिखने चाहिए पी और क्यू, और इसी तरह से दो भुजाओं में बहने वाली धारा, अब क्योंकि यहां से स्टार्ट करते हैं तो 1 कहेंगे तो I1 कर देंगे और यहां से जो धारा है वो I2 की ओर, और यहाँ विकर्ण से हमने एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा है तो इस गैल्वेनोमीटर में जो करंट जाएगी उसको हमने IG से एक्सप्रेस कर दिया है। यानी बी पॉइंट पर दो प्रतिरोध आपको दिखने चाहिए पी और क्यू और तीन धाराएं दिखनी चाहिए। बी की ओर आने वाली धारा I1, बी से जाने वाली जो दूसरी I2 धारा है और गैल्वेनोमीटर में जो जाने वाली धारा है वो IG दिखनी चाहिए। इसी तरह से बच्चों अब हम यहां से दूसरी दिशा की अगर बात करें, ए से बी की ओर न जाएं, ए से डी की ओर जाते हैं तो इसमें भी ए से डी में एक भुजा कंप्लीट होती है और डी से सी में दूसरी भुजा कंप्लीट हो जाती है। तो वो दो भुजाएं हो गई और ये कुल मिला के ये 4 भुजाएं आपकी हो गई। तो ये ए से डी में ये I3 आपको दिखती है और ये एक प्रतिरोध दिखता है। इसी तरह से डी से जब सी की ओर जाते हैं तो I4 और ये S प्रतिरोध दिखता है। तो इस तरह से एक चतुर्भुज और उस चतुर्भुज में 4 प्रतिरोधों का दो आसन्न भुजाओं, मतलब इसको अगर हम BA और BC दो आसन्न भुजाएं कहें और D में दो आसन्न भुजाएं AD और CD कहते हैं, तो इस तरह से दो आसन्न भुजाओं के बीच जो प्रतिरोधों का संतुलन है वो इस ब्रिज के द्वारा, इस मतलब विकर्ण बीडी में जो लगा हुआ गैल्वेनोमीटर है उसमें विच्छेद के द्वारा हम संतुलन ज्ञात करते हैं। और ये संतुलनकारी जो विकर्ण है इसको हम सेतु के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम इसको चित्र को देखते हैं। अब उत्तर औपचारिक रूप से आपका स्टार्ट होता है, मतलब अभी जो मैं ये भाषण दे रहा था आपको समझाने के लिए, इसको औपचारिक रूप से हम कैसे देखते हैं। फिर मैं एक बार आपको प्रश्न बता दूं कि व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत क्या है, गणितीय विवेचना कीजिए और आइए देखते हैं एक उत्तर इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि व्हीटस्टोन नामक भौतिक शास्त्री ने
विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा और प्रतिरोधों के बीच संबंध की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे उन्हीं के नाम पर प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ये आपका यहां से इंपॉर्टेंट चालू होता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि चार प्रतिरोधों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो क्रमिक आसन्न भुजाओं के द्वारा निरूपित कर दिया जाए तो प्रथम दो आसन्न भुजाओं में प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो आसन्न भुजाओं में प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, यानी P/Q=R/S। और यहां नीचे एक लाइन जरूर लिखिए, जब सेतु संतुलन की अवस्था में हो, अर्थात गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित ना हो। अब इसको कहने के कई तरीके हैं, आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि जब हमारे सेतु या संतुलनकारी जो विकर्ण है जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, उसमें नल डिफ्लेक्शन होना चाहिए, शून्य विक्षेप होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं संतुलन की अवस्था में। ठीक, एक और स्वरूप में मैं आपको ये स्टेटमेंट बता ही देता हूं कि इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं में चार प्रतिरोधों को निरूपित कर दें तो सेतु की संतुलन की अवस्था में, अर्थात जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप दर्शाया जा रहा हो, तो उस स्थिति में दो संलग्न भुजाओं में प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं में प्रतिरोधों के अनुपात के ठीक बराबर होता है। अब आइए इसकी गणितीय विवेचना कर लेते हैं। गणितीय विवेचना में आपने चित्र पहले से समझ लिया है, इसलिए इसकी औपचारिकता पूर्ण कर देते हैं। कैसे हम इसको इन राइटिंग एक्सप्रेस करते हैं, तो आपको गणितीय विवेचना में लिखना चाहिए गणितीय व्याख्या या उत्पत्ति, यहां पर लिखना चाहिए, या कभी कभी तो हम केवल क्या लिख देते हैं, व्याख्या लिख देते हैं। कभी कभी क्या लिख देते हैं, गणितीय व्याख्या में बच्चों ये चित्र को औपचारिक रूप से आप दिखा दीजिए, मतलब बिल्कुल ही छोटे छोटे पार्ट में, मतलब बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर करना है, इस लिहाज से समझाने के लिए मैंने आपको पूरा बता दिया है। तो ऐसा लिखना है, व्याख्या लिख दीजिए और कभी कभी गणितीय विवेचना लिख देते हैं और चित्र का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। उसमें आप कहिए कि मान लेते हैं चित्रानुसार एक चतुर्भुज ABCD है जिसकी चारों भुजाओं में क्रमशः PQRS चार प्रतिरोध संयोजित हैं। इसके एक विकर्ण AC में हमने सेल E को कुंजी के साथ जोड़ा है और ब्रिज या संतुलनकारी विकर्ण में एक गैल्वेनोमीटर को कुंजी के द्वारा हमने जोड़ा हुआ है। जब हम, अब देखिए ये गणितीय विवेचना, जब हम K1 कुंजी को ऑन कर देते हैं, तब धारा प्रवाह की स्थिति में जब सेतु संतुलन में होता है, अर्थात गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, तब धारा वितरण संबंधी किरचॉफ के प्रथम नियम से, अब यहां जो प्रथम नियम आपने कहा ना, इसमें 2 पॉइंट्स आपको लेना है। किरचॉफ के धारा वितरण संबंधी नियमों की बात जो है हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं, उसको देखना हो तो आप द्वितीय फिजिक्स में विषय डालिए कि धारा वितरण संबंधी किरचॉफ के नियम, और उसमें आप डेरिवेशन उसका प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, तो यहां हम सीधे प्रश्न के उत्तर पर आएंगे। तो किरचॉफ के धारा वितरण संबंधी नियम से बी बिंदु पर, ये जंक्शन पॉइंट कहलाता है और पहला नियम जंक्शन रूल ही कहलाता है। तो पॉइंट बी पर, अब यहां बी का मतलब क्या है कि बी पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। यहां बताने की जरूरत नहीं है, पर आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे सीधे कि पॉइंट बी पर
I1 माइनस IG माइनस I2 इज इक्वल टू 0। यहां आपको ये जानना जरूरी है कि I1 को हमने प्लस लिया क्योंकि धारा B की ओर आ रही है, IG और I2 जो है B से बाहर की ओर जा रही है, इसलिए ये माइनस होंगी। अब से तो संतुलन की अवस्था में है, इसलिए धारामापी से बहने वाली धारा शून्य है, धारामापी में विक्षेप क्या है, शून्य है, इसलिए IG का मान 0 होगा। अतः I1 माइनस IG माइनस I2 इक्वल टू 0 में इस IG को जब आप 0 कर देंगे तो बचेगा I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि I1 इज इक्वल टू I2। इसको आप एक इक्वेशन मान लीजिए क्योंकि इसका आपको उपयोग होने वाला है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा जो जंक्शन पॉइंट D है, इस जंक्शन पॉइंट D पर आप फिर से वही किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा I3 प्लस IG माइनस I4 इज इक्वल टू 0। फिर से चित्र देख लीजिए, इसमें देखिए I3 और IG जो है D की ओर आ रही है, लेकिन I4 जो है डिस्पर्स हो रही है, तो इसलिए I4 को आपने माइनस लिखा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें भूल जाती हैं तो कैसे प्लस किसको करना है, किसको माइनस करना है, और वहीं हमारा जो एग्जामिनर है अगर उसकी दृष्टि चली जाती है तो एक नंबर कट जाता है। तो इसमें भी जब IG का मान 0 करेंगे तो I3 इज इक्वल टू I4 आपको आ जाता है। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इस समांतर चतुर्भुज में किरचॉफ के धारा वितरण के दूसरे रूल्स को अप्लाई करना है। दूसरे रूल्स को हमने बंद जाल के रूप में डिफाइन किया है। तो यहां दो बंद जाल आपको लेना है, वो एक ABDA यानी लेफ्ट साइड का पार्ट और दूसरा BCDB यानी राइट हैंड साइड का पार्ट। ये आप ले लीजिए। लेफ्ट साइड में जब लेंगे तो सीधे नियम से आ जाता है। वो होता क्या है कि बंद जाल में बहने वाली धाराओं एवं प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में प्रयुक्त सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। यहाँ कोई सेल यूज है नहीं इस क्लोज सर्किट में, इसलिए वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 0 होगा और धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग आपको निकालना है। इसमें देखिए एक तरफ से चले ये I1 के साथ P जुड़ा हुआ है, IG के साथ G जुड़ा हुआ है और I3 के साथ R जुड़ा हुआ है। एक साइड से चल लीजिए, चाहे आप ऐसे चल लीजिए तो आप देखिए इसको हम प्लस ले रहे हैं, तो ये I1 इंटू P को प्लस लिए तो उसी दिशा में जो कि धारा बह रही है तो उसको IG इंटू G को प्लस लिए। अब ये आप देख रहे हैं कि यहां से दबाएंगे तो ये उल्टा पड़ेगा, तो इसको आपने माइनस ले लिया। फिर वही यूज कर दीजिए IG इज इक्वल टू 0, तो IG इज इक्वल टू 0 है तो दिस टर्म विल बी 0, देन आप पाएंगे I1P माइनस I3R इज इक्वल टू 0 या I1P इज इक्वल टू I3 इंटू R लीजिए तीसरा समीकरण। बस बच्चों एक लाइन और आपकी बची है, वो क्या है कि दूसरा जो यानी राइट हैंड साइड का जो बंद जाल आप ले रहे हैं उसको यूज यहाँ क्या करना है, उसको भी करना है कि वही बंद जाल में वही दूसरा नियम, तो I2 इंटू Q माइनस I4 इंटू S माइनस IG इंटू G इज इक्वल टू 0। फिर आप वही कहेंगे कि संतुलन में है सिर्फ हमारा, तो IG इज इक्वल टू 0 होगा और जब ये टर्म 0 हो जाएगी तो आपको आ जाएगा I2Q माइनस I4S इज इक्वल टू 0 या I2 इंटू Q इज इक्वल टू आप कह देंगे I4 इंटू S कह देंगे। ये चौथा समीकरण। बस आप समझिए कि यू आर नेवर नियर अबाउट टू आंसर। वो क्या कि 3 और 4 को आपस में डिवाइड कर दीजिए, यानी समीकरण 3 में 4 का जब हम भाग दे देते हैं तो I1P लेफ्ट हैंड साइड में और 4 में I2Q लेफ्ट हैंड साइड में, तो I1 इंटू P अपॉन I2 इंटू Q इज इक्वल टू हो जाता है राइट हैंड साइड में I3 इंटू R अपॉन I4 इंटू S हो जाता है। अब आप देख रहे हैं कि पहला समीकरण आपको क्या बताता है, I1 और I2 सेम, तो ये I1 और I2 सेम है तो कट जाएंगे। इसी तरह से आपने दूसरे समीकरण में बताया है कि I3 और I4 ये क्या है, सेम है। जब ये दोनों सेम है तो ये भी आपस में म्यूचुअली कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा आपका P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। तो इस तरह से बच्चों ये हो जाता है P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, दैट स्टेट दैट कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं को 4 प्रतिरोधों से हम प्रदर्शित करें तो सेतु की संतुलन की अवस्था में, अर्थात जब धारामापी में कोई विक्षेप नहीं हो रहा हो, तब
प्रथम दो संलग्न भुजाओं में प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं में प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ये हमने सिद्ध किया। बच्चों मैं फिर आपको बता दूं कि इसमें एक प्रश्न आपको पूछा जाता है कि बताइए इस सिद्धांत को सेतु सिद्धांत क्यों कहते हैं, तब आपको सरल सा उत्तर ये देना पड़ता है कि इस विवेचना में या इस सिद्धांत में क्रमिक संलग्न भुजाओं में प्रतिरोधों को एक विकर्ण में लगे गैल्वेनोमीटर द्वारा उत्पन्न विक्षेप से संतुलित किया जाता है। अर्थात जब गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता तो संलग्न भुजाओं में प्रतिरोधों के अनुपात आपस में बराबर होते हैं, तब इसे संतुलन में कहा जाता है। इसलिए ही इस सिद्धांत को सेतु सिद्धांत कहा जाता है। बच्चों इस आंसर को जरूर आप चिंतन करते रहिए, मनन करते रहिए, कब ये किस परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में आपसे पूछ दिया जाए। इसलिए ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स भी आपसे आने चाहिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। धन्यवाद। अगले सभी कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया क्वेश्चन वाइज एनालिसिस के लिए देखते रहिए द्विवेदी फिजिक्स। थैंक यू।